जी नमस्कार। मैं नंदलाल भारती आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। भाई बहनों, आज मैं आपके सामने कहानी मुट्ठी भर धान लेकर हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज भी हमारा देश जातिवाद, शोषण, उत्पीड़न, गरीबी, अशिक्षा की सुलगती हुई कड़ी है, जो कमजोर तबके की प्रगति में बाधक बनी हुई है। जातिवाद की नरभक्षी प्रवृत्ति कितना भयंकर रूप धारण कर चुकी है। जाति उत्पीड़न, चीरहरण, हत्या तक के घोर अपराध होने लगे हैं। ऐसे जघन्य अपराधों की जड़ जातीय भेदभाव और जाति वैमनस्यता भी होती है। सदियों से शोषित तबका आज भी शोषण, अत्याचार, ऊंच नीच के भेदभाव का शिकार है। उत्पीड़न के खिलाफ आवाज और भी बहुत कुछ इस कहानी में आपको मिलेगा। यह कहानी मुट्ठी भर धान, शोषण, उत्पीड़न की दहकती हुई दास्तान है, जो सच्चाई, अनुभव और श्रुतियों पर आधारित है। उत्पीड़न के खिलाफ आवाज और भी बहुत कुछ आपको इस कहानी में सुनने को मिलेगा। तो आइए सुनते हैं कहानी मुट्ठी भर धान। आंख खुली भी नहीं थी कि बाप का साया सुखराज के सिर से उठ गया था। संघर्षरत सुखराज जिद्दी स्वभाव का हो गया था। संघर्षरत सुखराज जिद्दी स्वभाव का हो गया था। बड़े छोटे भाई शहर और अपने अपने ससुराल के होकर रह गए थे। सुखराज शरीर से बलिष्ठ था, परंतु अकल से कम था। ऊपर से जिद्दी। उसे अन्याय तनिक भी पसंद नहीं था। भूमिहीन सुखराज अपने भाइयों की तरह शहर न जाकर कृषि कार्य से जुड़ गया था, वह भी मजबूरी के कारण। सुखराज को लगता था कि खेतों में काम करते हुए देखकर उसके पूर्वजों की आत्मा खुश हो जाएगी। जिन खेतों का मालिकाना हक किसी जमाने में उसके पूर्वजों का हुआ करता था, परंतु छल बल से जमींदारों ने सब कुछ हड़प कर भूमिहीन खेतिहर मजदूर बना लिया था। पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए सुखराज माटी से जुड़ गया था। सुखराज के बाप ही नहीं दादा परदादा शहर जाकर पेट पर्दा चलाने का उद्यम करते थे। उसूल पसंद सुखराज जमींदारों की परवाह नहीं करता था। सुखराज खुद अनपढ़ था और उसकी जीवन संगिनी भी। सुखराज पढ़ना तो चाहता था, परंतु स्कूल में जाना मतलब गांव के दबंगों का लात मुक्का खाना था। स्कूल जाने का सामाजिक बहिष्कृत सुखराज और उसकी जात जैसे कई जातियों को स्कूल में प्रवेश अघोषित रूप से प्रतिबंधित था। सुखराज की जीवन संगिनी तनिक समझदार और मेहनती थी, क्योंकि उसके पिता कलकत्ता में किसी चटकल में काम किया करते थे। शायद इसी प्रभाव से उसमें अच्छी अकल थी। सुखवंती को दुधारू पशु जैसे गाय, भैंस, बकरी पालने का भी शौक था। सुखवंती की वजह से घर में खाने की कमी नहीं थी। सुखराज हल जोतने, फसल बोने के अलावा हिंग में पानी नहीं डालता था। बाकी सब काम सुखवंती के माथे था।
जनाब को कुश्ती का शौक था। शौक पूरा करने के लिए अखाड़े की शरण में भी आते जाते रहते थे। सुखराज जबान का कड़क ही नहीं, दिमाग से भी गर्म था। अन्याय उसे पसंद नहीं था। वह जुल्म के खिलाफ मुखरी हो जाता था। सुखराज को छल, चोरी, बेईमानी से सख्त नफरत था, परंतु जमींदारों और परजीवी जातियों के भी शानो शौकत के यही तो मूल हथियार थे। एक दूसरों के बीच नफरत फैलाकर राज करने की उनकी वंशागत नीति थी। हाशिए के आदमी के बीच भय, आतंक फैलाकर उनकी संपत्ति हड़पना उनके लिए खेल जैसे था। यही कारण है कि देश का मूल निवासी गरीबी, शोषण, बेरोजगारी और भूमिहीनता का दंश झेल रहा है। सरकार आंखें मूंदे राजकाज में व्यस्त रहती है। दबंगों का समर्थन सरकारें भी तो करती हैं। आजकल तो दबंग किस्म के शोषक और परजीवी समाज के लोग संविधान भी बदलने की बात कर रहे हैं। धर्मांध किस्म के लोग रामराज की कल्पना कर रहे हैं। वही लोग रविदास जी के बेगमपुरा की कल्पना क्यों नहीं करते, जहाँ न घृणा है, न भेदभाव है, न वैमनस्यता है, समता और एकता का जहाँ बोलबाला हो। यही तो है विकास का सूचक, पर यह नहीं भा रहा है। भ्रम से पोषित राज चाहिए। वोट के लिए परजीवी और अंधभक्त जो बनाना है, वही लोग राजा दशरथ के पुत्र राजा राम के राज की कोरी कल्पना में डूबे हुए हैं। ये वही राजा हैं जिन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी को वन में छोड़ दिया था, शंबुक जैसे महर्षि का वध कर दिया था, क्योंकि ये महर्षि अछूतों को शिक्षित करने की कोशिश कर रहे थे। यही ऋषिवर का यही गुनाह था। शोषित समाज को लोकतंत्र से बड़ी उम्मीद थी, पर वह भी धर्म की आंधी में बह रहा है। मानवीय समानता, समान शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार एवं व्यवसाय अब उसके एजेंडे में नहीं रहा। मंदिर, मस्जिद और जाति विखंडीकरण के अलावा कोई रास्ता उनके पास नहीं बचा है जिसकी सीढ़ी बनाकर सत्ता पा सके। हाशिए का आदमी विकास की बाट जो रहा है। आम आदमी का उद्धार सरकार भी नहीं चाहती है। सुखराज ताली ठोक ठोक कर कहता। सुखराज की निर्भीकता से कई बार उसकी जान आफत में आ गई थी। गांव के उच्च वर्णिक प्रधान का बेटा मेटी ने उसका कत्ल करने के लिए भारी दोपहरी में गांव वालों को सामने तलवार लेकर दौड़ा दिया था, परंतु दामराज बूढ़े जमींदार, जिनका खेतिहर मजदूर था, उस जमाने में अमानता की पताका फहरा रही थी, उन्होंने बचा लिया था। कमजोर वर्ग जोर से सांस ले लिया तो अपराध हो जाता था। गांव के दबंगों के शोषण और अत्याचार से घबराकर सुखराज गांव नहीं छोड़ा। यदि वह गांव छोड़ देता तो दबंग उसके घर पर भी लालाजी के हाथ 10-20 रख कर लिखवा लेते। उसका घर भी, अगर सुखराज गांव छोड़ देता तो दबंग उसके भी घर को, लालाजी को कुछ रुपए पैसे देकर उसका घर भी अपने नाम लिखवा लेते। बेघर भी हो जाने की डर थी। सुखराज का जुनून तो बस माटी से जुड़कर पुरखों की आत्मा को शांति देने का था। वह इस काम को शिद्दत से पूजा की तरह कर रहा था। सुखराज की कमाई में बरकत भी हो रही थी। उसके बच्चे स्कूल जाने लगे थे। स्कूल जाने का सपना सुखराज का तो नहीं पूरा हुआ था,
अब उसका स्कूल जाने का सपना उसके बच्चे पूरा कर रहे थे। जून का महीना था, तेज बरसात हो गई थी। खेतिहर मजदूर रात में ही बरसात का पानी रोककर धान की नर्सरी डालने का इंतजाम कर लिए थे। सुखराज भी कहाँ पीछे रहने वाला था। सुखराज भी भोर में उठा और खेत की मेड़बंदी कर पानी रोक आया। धान की नर्सरी के लिए पर्याप्त पानी तो हो गया था, खेत तो पहले से तैयार कर रखा था। सुखराज के लिए समस्या थी धान के बीज की। सुखराज उदास वापस आया और सुखवंती से बोला, कुंवर की माँ, खेत तो तैयार हो गया है, पर धान के बीज का इंतजाम कैसे होगा? बाजार में तो आग लगी है। तुम कामकाज बाबू की हवेली जाकर धान की मजदूरी ले आती तो धान की नर्सरी पड़ जाती। सुखवंती बोली, मजदूरी में सबसे खराब अनाज मालकिन देती हैं, ऐसे धान की नर्सरी डालकर क्या करोगे? बिस्सा भर खेत रोपने लायक नर्सरी की पौध नहीं तैयार होगी। ये तो धर्म संकट आन पड़ा। भाग्यवान सुखराज माथा ठोकते हुए बोला, कोई धर्म संकट नहीं, इंतजाम हो जाएगा। सुखवंती बोली। इतना सुनते ही सुखराज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह मुस्कुराते हुए बोला, कैसे इंतजाम कर लोगी भाग्यवान? सुखवंती बोली, सुना है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तुम उतनी बुझनी मत बुझाओ। इंतजाम कब तक हो सकता है? खेत तैयार है, धान की नर्सरी डालना है। सुखराज बोला। अभी सुखवंती बोली। सुखराज बोला, वो कैसे? कुंवर के बाबू, गृहिणी हूँ, घर गृहस्थी चलाने के गुर मुझे विरासत में मिले हैं। मुट्ठी भर इकट्ठा करके नर्सरी लायक पसेरी भर अच्छे धान कपट कर भूसा में रखी हूँ, नर्सरी के लिए पर्याप्त होगा। सुखराज, तुमने तो डूबती नैया उबार लिया कुंवर की माँ। सुखवंती बोली, मैं इसीलिए हूँ, पर तुम्हारे बिना कुछ नहीं। जानते हो, नर नारी दोनों एक समान, मिलकर शक्ति बनाते महान। अब जाओ नर्सरी डाल आओ। सुखराज ने समय रहते नर्सरी डाल दिया। समय पर रोपाई भी हो गई। धान की फसल बटाई के खेत में अच्छी तरह लग गई थी, परंतु पुरखों की विरासत बिस्सा भर खेत में तो धान खूब लगा हुआ था। 1.5-2 बिस्सा भर खेत से 50 किलो धान की पैदावार होने की उम्मीद सुखराज लगा रखा था। एक दिन सुखवंती अपने बिस्सा भर खेत में लगे धान में से अध पका धान काट कर ले आ रही थी। तभी उस पर गांव के जमींदार चौथू बाबू की मुर्दाखोर नजर सुखवंती पर पड़ गई। चौथू जमींदार अपने घरेलू नौकर जयंत को सुखवंती के पीछे पालतू कुत्ते की तरह दौड़ा दिया। जयंत सुखवंती से आगे निकलकर रास्ता रोक लिया और बोला, चलो, तुम्हें जमींदार ने तलब किया है। सुखवंती गुस्से में लाल हो गई और बोली, हट जा, रास्ते से मेरे बच्चे भूखे हैं, वरना हंसिए से लाद फाड़ दूंगी। वह हंसिया हवा में लहराते हुए बोली। जयंत बोला, लाद फड़वाने के लिए रास्ता नहीं रोका हूँ, मैं तो मालिक का हुक्म बजा रहा हूँ। चलो, चौथू बाबू बुला रहे हैं। सुखवंती बोली, क्यों? जयंत बोला, धान की जो चोरी के जुर्म में
सुखवंती चिल्लाकर बोली, डकैतों के यहाँ चोरी कब से होने लगी? जयंत बोला, क्या बक रही हो? मालूम है क्या बक रही हो? सुखवंती बोली, जानती हूँ क्या बोल रही हूँ, और तुम क्या सुन रहे हो? जमींदार कितना बड़ा डकैत है पूरा गांव जानता है। तू नहीं जानता क्या? ये लुटेरे इतनी जमीन लेकर आए थे क्या? ये तो विदेशी लुटेरे हैं ना। हम लोगों की जमीन को हड़प कर ये हमारी छाती पर बैठकर राज कर रहे हैं। ये परजीवी हमारा खून पीकर हमें ही डस रहे हैं। जयंत बोला, चलो हवेली, वहीं नेतागिरी करना। चलो हवेली, चलना पड़ेगा तुम्हें। सुखवंती बोली, क्यों? जरूरी है हवेली जाना? जयंत बोला, सच्चाई साबित करने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। सुखवंती बोली, सांच को आँच कहाँ, चोर तो वो हैं। हम चोर होते तो हमारे पास भी लुटी हुई संपत्ति तो होती। बच्चे भूखे नहीं बिलबिलाते। मैं घर जाऊंगी, मेरे बच्चे भूखे हैं। जयंत बोला, घर जाओगी तो चोरी का इल्जाम पुख्ता हो जाएगा। सुखवंती बोली, ये तो अच्छा ये बात है, तो चल, रास्ते से हट, मैं चल रही हूँ। जयंत, तुमने कर दी ना झलकारी बाई जैसी बात। अब चल, अब यहाँ से चौथू जमींदार के सामने भांज के दिखन। सुखवंती बोली, डकैतों ने भले ही जो जमीन लूटकर गरीब और अछूत बना दिया, पर हम चोर तो नहीं हैं, न कभी चोर बनेंगे, न चोरी हमारा पेशा है। हमारा पेशा तो मिट्टी चीरकर सोना उगाना, अनाज उगाना है। हम चोर नहीं बन सकते जमींदारों की तरह। जयंत बोला, ये सफाई हमें क्यों दे रही हो? तुम सफाई जमींदार चौथों को देना। जमींदार के पांव के नीचे की जमीन हिल जाएगी आज की झलकारी बाई के खौफ से। सुखवंती बोली, जमींदार तो तुम्हारा जाति भाई है, भले ही तुम उसके नौकर हो, हंसिया तो अपनी तरफ खींचता है। जयंत बोला, हम तो जमींदार के गुलाम हैं, तुम अपनी फरियाद जमींदार से करना। सुखवंती बोली, मुंह फुकौने के खलियाने में धान का पहाड़ पड़ा रहता है, कभी मुट्ठी भर धान उठाई नहीं। आज खड़ी फसल से धान काटने की चोरी लगा रहा है। देखना जमींदार का सर्वनाश हो जाएगा एक दिन, दरवाजे पर सियारी फिकरेगी। सुखवंती जोश में हवेली की तरफ बढ़ने लगी। जयंत पीछे पीछे चलने लगा। चौथू जमींदार बगुले जैसी धोती कुर्ता पहने और ऊपर से शाल डाले हवेली के बाहरी गेट पर खड़े थे। सुखवंती धान का बोझ चौथू जमींदार के सामने पटक दी। चौथू जमींदार बोले, मेरे सिर पर पटकने का इरादा था क्या? एक तो चोरी, दूसरे सीना जोरी। चौथू जमींदार फिर से बोले। सुखवंती बोली, सुनो जमींदार, चोरी कैसी चोरी जमींदार बाबू? चौथू बोले, कहाँ से काट कर ला रही हो ये धान और अधपका? सुखवंती बोली, तुम्हारे 52 बीघा में ऐसा धान है क्या? चौथू बोला, धान का बोझ उठाकर भैंसों के आगे डाल दे जयंत। चौथू जमींदार का हुक्म पाकर जयंत धान
के बोझ की तरफ लपका। इतने में सुखवंती हंसिया घुमाते हुए बोली, ये अधपका धान बच्चों का पेट भरने के लिए अपने खेत से काट कर ले आ रही हूँ। हाथ लगाया तो सचमुच लात फाड़ दूंगी, भले ही मुझे जेल जाना पड़े। सुखवंती की ललकार सुनकर जयंत थर थर कांपने लगा। चौथू जमींदार बोले, आरक्षण क्या मिल गया? 2 टके के लोग बाबू लोगों के पेट फाड़ने की धमकी देने लगे हैं। सुखवंती बोले, आरक्षण की दस्तक अभी चौखट तक नहीं पहुंची है जमींदार बाबू। जिस दिन संविधान की गूंज हर चौखट तक पहुंच जाएगी, समझो हाशिए के लोगों के भी अच्छे दिन आ गए। हवेली वालों की शैतानियत का ऐसे ही नंगा प्रदर्शन होता रहा तो हवेली से सियारिन के फेंकरने की आवाज गूंजा करेगी। न सताओ गरीबों को जमींदार बाबू। इतने में बड़ी मालकिन आधमकी और बोली, सुखवंती इतना बड़ा श्राप क्यों दे रही है? सुखवंती बोली, गरीबों के पेट पर लात मारो, इज्जत को पैर से कुचल दो। तुम ही बताओ बड़ी मालकिन, रोती आत्मा क्या देगी श्राप के अलावा? बड़ी मालकिन बोली, चौथू बाबू ये सब क्या हो रहा है? चौथू जमींदार बोला, माँ साहब, ये सुखवंती दिन दहाड़े मेरे खेत से अधपक्का धान काट के ले जा रही थी। जयंत घेर कर लाया है, चोरी छिपाने के लिए नौटंकी कर रही है। बड़ी मालकिन बोली, जयंत क्या सच है, तुम ही बताओ। जयंत बोला, बड़ी मालकिन, सुखवंती को घेर कर लाया तो हूँ, पर खेत से धान काटते हुए नहीं देखा हूँ। सुखवंती बोली, जानती हूँ। सुखवंती बोली, मैं जानती हूँ, मैं अपने खेत से काट के लाई हूँ, भगवान भी यही जानता है। बड़ी मालकिन, तुम भी जानती हो, गरीब चोर तो नहीं होता। कान खोल कर सुन लो, हमारी गरीबी का कारण धर्म सत्ता का अंधा कानून है। बड़ी मालकिन चुप कराते हुए बोली, क्या बक रही हो सुखवंती? सुखवंती बोली, बिल्कुल होशो हवास में बक रही हूँ। मैं जानती हूँ मालकिन, तुम ही बताओ, हवेली से खलिहान तक फसल आने पर धान का पहाड़ खड़ा रहता है, कभी मुट्ठी पर धान ली क्या? आज तुम्हारे खड़े खेत से अधपक्का धान कैसे काट लूंगी? मेरा गौना आए 20 साल हो गए, मालकिन तुमको आए 40 साल से तो ज्यादा हो गए होंगे। बताओ, कभी देखा चोरी करते हुए? मालकिन, मजदूर चोर नहीं होते, ये मालिक लोग अपने बारे में तो अच्छी तरह जानते होंगे। सुलगता हुआ सवाल सुखवंती ने दाग दी थी। बड़ी मालकिन बोली, ठीक कह रही है, ठीक कह रही सुखवंती। जब मैं आई थी तो सुखराज बहुत छोटा था। तुम मेरे आने के बाद सुखराज आई हो, और मेरे आने के पहले से ही सुखराज हवेली में काम करने लगा था। इतने वर्षों में कभी मुझे चोरी करते देखा मालकिन? कभी मुट्ठी भर धान खेत से लेते देखा? हाँ या ना बताओ। यदि हाँ तो चौथी बाबू के सिर पर हाथ रखकर कह दो। मैं मरते
तब तक गुलामी करने को तैयार हूँ। सुखवंती फिर से बोली, मालकिन ध्यान से सुनो मेरी बात। इतने वर्षों में कभी मुझे चोरी करते हुए देखा मालकिन? कभी मुट्ठी भर धान खलिहान से लेते देखा, हाँ या ना? यदि हाँ तो चोथू बाबू के सिर पर हाथ रख कर कह दो, मैं मरते दम तक गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। सुखवंती बड़े ताव से बोली। बड़ी मालकिन बोली, बेटवा के सिर पर हाथ रखकर कसम क्यों? मालकिन बोली, बेटवा के सिर पर हाथ रखकर कसम क्यों? सुखवंती बोली, सच से पर्दा उठ जाएगा मालकिन। बड़ी मालकिन बोली, जयंत धान का बोझ उठाओ और सुखवंती के घर पहुंचा कराओ। जाओ सुखवंती, तुम्हारे भूखे बच्चे इंतजार कर रहे हैं ना। चोथू बोले, क्या कह रही हो माँ साहब? सुखवंती छोटी बिरादरी की है, जयंत भले ही हवेली में काम करता है तो ऊंची बिरादरी से। सुखवंती बोली, मालकिन यह शान नहीं, हम गरीब अपना बोझ उठा सकते हैं। मैं अपने बिस्सा भर खेत से धान काट कर ले जा रही हूँ, न कि तुम्हारे 52 बीघा से। चोथू बाबू, दर्द देने वालों को दुआ कौन देता है मालकिन? दर्द से उठे करा से एक न एक दिन तूफान जरूर आता है, यहाँ भी आएगा। बड़े बड़े राजा महाराजा खाक में मिल गए। जिनके राज में सूरज नहीं डूबता था, उनका नामो निशान मिट गया। ये जमींदारी कितने दिन की है? सुखवंती कहते हुए घर की ओर चल पड़ी, जहाँ उसके बच्चे भूखे इंतजार कर रहे थे। धीरे धीरे संविधान और आज़ादी का असर हाशिए के लोगों तक पहुंचने लगा। हाशिए के लोग शिक्षित उच्च शिक्षित होने लगे। शिक्षा की ताकत शेर की तरह दहाड़ने लगी। कुचले दबे कुचले तरक्की की राह अग्रसर होने लगे। उधर हवेली की हुकूमत खाक में मिल गई। हाथी पर चढ़कर आतंक मचाने वाले, आग में मुतने वाले जमींदार खाक में मिल रहे थे। धीरे धीरे हाशिए के लोगों, दबे कुचले लोगों का खून चूसने वाले जमींदार और परजीवी किस्म के लोगों का पतन शुरू हो गया। जमींदारों के वारिस दबे कुचले गरीब लोगों की हड़पी गई जमीन बेचकर शराब कबाब के अपने पुश्तैनी शौक को पूरा करने में जुट गए थे। उधर जिन चौखटों पर दरिद्रता का तांडव हुआ करता था, उन्हीं हाशिए के लोगों की संघर्षरत औलादें पढ़ लिख कर विकास के पथ पर दौड़ने में जुट गई थी। हाशिए के लोगों ने भ्रम परोसने वाले धर्म ग्रंथ को त्याग कर संविधान को धर्म ग्रंथ मान लिया था। संविधान को धर्म ग्रंथ बना लिया था। आज़ाद देश में शोषितों का भाग्योदय होने लगा था। शोषितों के पास अब संविधान प्रदत्त प्राप्त मौके थे। जमींदार लोग अपनी करनी से उपजी बर्बादी के जश्न में डूबे हुए थे। हाशिए के लोग अपनी लूटी विरासत संवारने में लगे हुए थे। हाशिए के लोग देश के संविधान की छाँव में विकास की गाथा गढ़ने में जुट चुके थे। नास्तिक सुखराज अब देश के संविधान के प्रति आस्तिक हो गया था। वह संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का श्लोक बड़े उल्लास से गाता,
ऐसा चाहूँ राज में, ऐसा चाहूँ राज में, जहाँ मिले सबको अन्न। ऐसा चाहूँ राज में, जहाँ मिले सबन को अन्न। ऐसा चाहूँ राज में, जहाँ मिले सबन को अन्न। छोट बड़ो सब सम बसे, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न, रविदास रहे प्रसन्न। ये श्लोक वो बार बार गाता रहता और अपनी तरक्की के गुण गाता रहता, संविधान की जय जयकार करता रहता। भाइयों बहनों, कहानी यही समाप्त होती है। यह कहानी आपको कैसी लगी, कृपया अपने सुझाव से अवश्य अवगत कराएं। यदि मेरी रचनाएं आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को अवश्य फॉलो करें, शेयर करें और अपने सुझावों से मुझे अवगत कराते रहें। भाई बहनों, फिर किसी नई कविता कहानी के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।